सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि घर वापसी हो रही है आपकी? हम सब साथियों ने कुछ इश्यूज़ को रेज़ किया जो हमारी पार्टी के इश्यूज़ थे और पार्टी अध्यक्ष और सेंट्रल लीडरशिप के सामने उन इश्यूज़ को रेज़ किया। वो हमारा अधिकार भी है और मुझे लगता है कि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक घर वापसी की बात है, कोई सीमा लांघ गया हो या किसी ने पार्टी छोड़ने की बात सोची या कही हो, तो मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब है। अदरवाइज मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब नहीं है। रजन, आपको ना कल आप जब उस मीटिंग से बाहर रात को आए थे तब आपने ये कहा था कि राजनीति के डिस्कोर्स में देयर शुड बी अ मर्यादा, एक मर्यादा की बात आपने कही थी। और मुझे याद है अशोक गहलोत ने आपके बारे में कहा था कि आप निकम्मे हो, नाकारा हो, कोई काम आप नहीं करते थे, आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग गुड लुकिंग नेता हो, उसके अलावा आप में और कुछ नहीं है। आपको ये सुन के बहुत बुरा लगा उस समय? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पब्लिक डिस्कोर्स में, राजनीति में कोई व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत गिलानी या व्यक्तिगत कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक शब्दावली का प्रयोग, जिन शब्दों का चयन हम लोग करते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्या बदल गया कल कि आप जाके मिलाए गांधी परिवार से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी वाड्रा से? क्या आपके दिमाग, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं थे। अब 100 तरह के आप आरोप लगाना चाहें या सुनना चाहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर था। मैंने ना तो कांग्रेस अध्यक्षा, ना कांग्रेस पार्टी, ना कांग्रेस सरकार, इवन सरकार के अंदर भी हमें लगा कि कार्यप्रणाली में बदलाव की ज़रूरत थी, उसको हमने मुद्दा बनाया। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कोई अतिशोक्ति नहीं है अपनी बात को रखना, उसका संज्ञान लिया गया और समय रहते ही पार्टी ने सारे इश्यूज़ को टेकअप करने के बाद एक रोड मैप तैयार किया है, जिससे सारी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द हम लोग कर पाएंगे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जिन्होंने आरोप लगाया था कि निकम्मा है, काम नहीं करते, पार्टी तोड़ने का आरोप, अब वो कह रहे हैं कि सचिन के साथ मिल के बातचीत से सारे मसले हल कर लिए जाएंगे और सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करें। तो इन्होंने देखा कि सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने प्रयास किया था लेकिन वो षड्यंत्र काम नहीं आया है। परिचय करा दें आपका हमारे मेहमानों से जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र तनेजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक और शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत तो मैं राजीव जी से करना चाहता था लेकिन थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, कुछ सेकंड लगेंगे उनको, तब तक मैं तनेजा जी आपसे शुरू कर देता हूं। अशोक गहलोत जी ने साफ कहा कि आपका षड्यंत्र काम नहीं आया, बूमरैंग कर गया और एक भी विधायक आप लोग तोड़ नहीं पाए। नहीं, ये बात तो अभी आपने इंटरव्यू सुना सचिन पायलट जी का, उन्होंने तो नहीं कहा कि वो किसी षड्यंत्र के हिस्सा थे या भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली थे, उनके इशारे पे काम कर रहे थे, है ना। गहलोत जी तो कुछ भी कहें, ये तो उन्हीं के है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी तो उन्होंने ही खड़ी करी थी राजस्थान में, सचिन पायलट ने। ये तो जैसे एक पक्षी आके अंडे देता है, दूसरे आके मौज करता है, गहलोत जी ने तो वो काम किया, है ना। तो इसलिए जो सचिन पायलट जी कहे ना कि भाई क्या कॉन्स्पिरेसी, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी राजस्थान में हुआ वो तो गहलोत जी का किया हुआ है, वो कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की बनाई हुई थी, कॉन्स्पिरेसी अपनी पार्टी के खिलाफ। इसलिए सचिन पायलट जो है कहीं बड़े नेता ना बन जाए, कल को मुख्यमंत्री ना बन जाए, ऐसा हुआ तो उनके बेटे का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी में देखिए देश वेश कोई मायने नहीं रखता है, कांग्रेस पार्टी में सब ये डायनेस्ट है, सबको इस बात की चिंता है उनका बेटा बेटी का क्या होगा। भारत को छोड़िए ना, भारत से क्या लेना देना उनको। तो गहलोत जी की यही चिंता थी। और ऐसा नहीं, सचिन पायलट जी भी डायनेस्टी है, उनके पिताजी की वजह से वो बने थे, ठीक है, बाद में उन्होंने अपना किया, लेकिन वो भी हैं। प्रश्न इस बात का होता है कि अब पार्टी के अंदर की क्या हालत है। 1 महीना 1.5 महीना आपने राजस्थान का जो पूरा की अस्मिता का की होली जलाई, राजस्थान की पूरी इज्जत की होली जलाई। 8 करोड़ जनता जो विकास चाहती थी कोरोना समय में, सब कुछ छोड़ करके आप जो सर्कस करते रहे, कभी जैसलमेर में, आपके कोई गुड़गांव में कर रहा है, कोई मानेसर में कर रहा है, जयपुर में कर रहा है ना। प्रश्न नहीं हमारे, अरे साहब एक चीज देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम नहीं करती। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है उसमें असफल होना हमारे शब्दकोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम नहीं करती है, लेकिन जब करती है, अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होती है
हम काम करती है मतलब आप सफल चाहते हो होती है। सरकार गिरा ही लेते। लेकिन वहां पे जनता का मैंडेट था। देखिए अपनी सरकार गिराने की हमको आवश्यकता हमने किया, हमें हमारे नंबर नहीं है, ये तो इनके अंदर लड़ाई थी। लेकिन अब ये गहलोत जी कैसे माने कि वो पुत्र मोह के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने पुत्र मोह में उन्होंने सर देखिए ये तो आप मतलब राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। आपने चारा डाला लेकिन चिड़िया फंसी नहीं, पायलट जी आए नहीं कब्जे में, या पायलट जी जो आपसे प्रॉमिस कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पाए इसलिए खेल बिगड़ गया? नहीं देखिए सारे जो ये सारी जो चीजें हैं ये तो आपको पता है कांग्रेस इन चीजों के अंदर माहिर है, इस तरह के। अच्छा तनैया जी मैं आपको भी रोक रहा हूं, आपका भी थोड़ा सा ऑडियो वीडियो गड़बड़ा रहा है, मैं उसको फिक्स कराता हूं, तब तक मैं अपने पत्रकार दोस्तों के पास चलता हूं और शहजाद पूनावाला के पास। शहजाद ये युद्ध विराम है या युद्ध समाप्ति की घोषणा? जी देखिए, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है और कई लोग कहेंगे कि कई कांग्रेस के लोगों की प्रतिक्रिया में देख रहा हूं, वो कह रहे हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, पर मैं इसे दूसरी तरह से देखता हूं। मैं इसे ऐसे देखता हूं कि कई बार क्या होता है कि एक रिश्ता जब डिवोर्स की कगार पर पहुंच जाता है तो समाज और बच्चों के लिए कई बार पति पत्नी जो है समझौता कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं फिर से कि भाई समाज में हमारी जो बातें हैं या जो हमारे बच्चे हैं उनके परवरिश के लिए। पर वो समझौता कितने दिन टिकता है वो आप और मैं दोनों जानते हैं, क्योंकि वो उस दहलीज तक ये मतभेद नहीं था, ये मनभेद हुई बातें थी। और मैं जब राजीव त्यागी जुड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो आपका शो मुझे उम्मीद है कि वो जुड़ेंगे और वो लास्ट मिनट धोखा नहीं देंगे, तो उनसे ज़रूर पूछेगा कि गहलोत जी ने कहा था निकम्मा, नकारा, गद्दार, रगड़ाई होनी चाहिए, तो क्या गहलोत जी उस समय गद्दार जो उन्होंने कहा था सचिन पायलट के लिए वो गलत थे, या सचिन पायलट ने कहा था कि देखिए इतने सालों से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जो वादे किए थे जनता को राजस्थान की सरकार वो वादे पूरा नहीं कर पा रही है, तो सचिन पायलट गलत थे? तो ये, और उन्होंने कहा था कि आत्मसम्मान की भी मेरी लड़ाई है, तो आत्मसम्मान कैसे बरकरार रहा अगर आपने किसी को गद्दार कहा है? तो वो हमें समझा दे, जैसे जुड़ेंगे राजीव त्यागी। दूसरा, गहलोत साहब ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करवा रही है और सचिन पायलट उनकी साजिश में शामिल है। तो मतलब बीजेपी और केंद्र सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी पर, वो पूरी तरह से गलत था, वरना तो इतने बड़े गद्दार को वापस से पार्टी में प्रियंका वाड्रा लाने का काम नहीं करती। या तो वो ये कह दें कि देखिए जो आरोप सचिन पायलट लगा रहे थे कि अशोक गहलोत जो है अवैध तरीके से एमएलए का फोन टैपिंग करवा रहे थे, तो वो सच है, इसीलिए सचिन पायलट को वापस से सम्मानपूर्वक वापस लिया जा रहा है। तो फिर अशोक गहलोत ये जवाब दे दे कि क्या वो अपनी सरकार को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रहे थे राजस्थान में? तो मैं केवल चाहता हूं कि अब जो मेरा बाकी का समय है, हो सकता है राजीव त्यागी जुड़े हैं, जुड़ पाए नहीं जुड़ पाए, तो वो हमें सिर्फ इतना क्लैरिटी दे दे कि निकम्मा कौन, नकारा कौन, गद्दार कौन, कौन फोन टैपिंग करवा रहा था, कौन नहीं करवा रहा था। बीजेपी को तो आज क्लीन चिट मिल चुका है ना, कम से कम ये बात तो हम सब मानेंगे कि भाई बीजेपी ना कुछ करवा रही थी ना कुछ करने जा रही थी, वरना आप क्यों लेते इतने बड़े गद्दार को अपनी पार्टी में वापस? जी शहजाद, वो राजीव त्यागी के साथ थोड़ा टेक्निकल इशू है, वो तो बिल्कुल तैयार है लेकिन वो हमारी तरफ से ही कनेक्शन हो नहीं पा रहा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप तो कांग्रेस का अनुभव भी रखते हैं। नहीं, उनको फोनों पे ले लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं वो मना नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहा हूँ, फोन पे भी लेंगे। आपका अनुभव है कांग्रेस का, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी जी कि सचिन को वापस जाना पड़ा और अशोक को झुकना पड़ा? क्या परिस्थिति रही होगी, क्या डील हो गई? क्योंकि देखिए 4-5 इंटरव्यू में सुन चुका हूं दोपहर से, किसी में वो ये नहीं बता रहे कि कौन से इश्यू पे उनकी बात मान ली गई जिससे वो आहत हुए थे और वो ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरा खुद का तजुर्बा है कांग्रेस पार्टी को लेकर, मैं आपको ये बात जरूर बता सकता हूं कि सचिन पायलट ने वो अच्छे व्यक्ति हैं, पर उन्होंने जो कहते हैं कि ओवर प्लेड हिज हैंड, मतलब कि उनके पास उनको जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ की एस्टिमेशन थी। और देखिए बीजेपी भी उस मध्य प्रदेश की स्थिति अलग थी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नीचे बीजेपी जो है पूरे मध्य प्रदेश में वो एक साथ है। बीजेपी जो है वहां पे डिस्टेंस भी कम था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जहां तक बहुमत की बात है। ये सारी परिस्थितियां यहां पे नहीं थी। अब भीतर सचिन पायलट के कैंप के भीतर कितने ट्रोजन हॉर्स थे,
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वसुंधरा राजे जी, अब शायद नरेंद्र तनेजा जी को पसंद नहीं आएगा, पर वसुंधरा राजे जी जो थी वो पूरी तरह से सक्रियता उनकी नहीं थी इस पूरे विषय में। वो क्यों ऐसे थी वो भी आपको समझ में आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर तीसरी बात अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का हमेशा से ये रुख रहा है, या परिवार का हमेशा से ये रुख रहा है कि दो लोग रहे और दो लोगों के बीच में झगड़ा चलता रहे और हम बीच में अपना जो है रूलिंग करते रहे। तो वो हमेशा चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पार्टी किसी भी राज्य में ना जाए। तो अशोक गहलोत को काउंटर करने के लिए सचिन पायलट उनके लिए भी जरूरी है। पंजाब में भी वो ऐसे ही करते थे, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही करना है उन्हें हर जगह एक पावर सेंटर के साथ दूसरा एक पावर सेंटर क्रिएट करना है, ताकि दोनों में झगड़ा चलता रहे और बीच में वो नेता बने रहे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी भी है। तो इसमें सचिन पायलट ने भी समझ लिया कि भाई मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो चलिए मैं अब कॉम्प्रोमाइज करके वापस चला जाता हूं। शक्ति का संतुलन जो है मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी के तहत आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस बनाए रखना चाहती है, जिससे कि दो पक्ष लड़ते रहे। वो मकबूल फिल्म मुझे याद आ गई, उसमें ये डायलॉग कम से कम 2 दर्जन बार कहा गया है, शक्ति का संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है। आशुतोष जी, अब जो कि सत्य हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो बेचारा सत्य पराजित भी हुआ, अपमानित भी हुआ और हार भी गया। परेशान भी हुआ है। नहीं, देखिए इस पूरे खेल में 3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। मतलब अच्छी खासी कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर चल रही थी और उसके बावजूद आपको मालूम था कि मध्य प्रदेश के बाद निशाना राजस्थान के ऊपर होगा, और फिर भी अगर आप पार्टी के कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह आप मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप अशोक गहलोत, सचिन पायलट वगैरह आप साथ रखकर और उनको साथ लेके नहीं चल सकते, तो प्रॉब्लम कांग्रेस के आलाकमान की है। उसको आप सोनिया गांधी का नाम दे दे, राहुल गांधी का नाम दे दे, प्रियंका गांधी का नाम दे, कोई भी नाम दे दे, ये सबको मालूम था ये होने वाला है। लेकिन राजस्थान ने एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दी। पहली बात ये स्पष्ट कर दी है कि किसी भी राज्य के अंदर अगर बीजेपी को वहां की कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ताच्युत करना है, तो उसके लिए उनको जो स्थानीय जो छत्रप है उनकी मदद लेनी पड़ेगी। आप कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए। कर्नाटक के अंदर बीएस येदियुरप्पा पहले दिन से लगे हुए थे ऑपरेशन लोटस के अंदर। उधर मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा वहां शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो और इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा हो, ये सारे लोग लगे हुए थे किसी तरीके से कि हमको कमलनाथ की सरकार को गिराना है। लेकिन पूरे राजस्थान क्राइसिस के दौरान आपने ये देखा होगा, हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आप कंटिन्यू करिए आशुतोष जी। यहां पे भी दिक्कत है। अच्छा, तनेजा जी जुड़े हुए हैं। शहजाद भी वही बात कर रहे हैं जो आशुतोष कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास आपकी तरफ से कम हुए, वरना ये ऑपरेशन राजस्थान, ऑपरेशन कैमल सक्सेसफुल हो जाता। कैमल मैंने नाम दिया है, आप लोगों ने नहीं दिया। नहीं, देखिए नीरज जी, एक बात देखिए, जो अब हम वहां पे प्रिंसिपल अपोजिशन है, मुख्य विपक्ष राजस्थान के अंदर है, हमारे पास नंबर नहीं है, हमको पता है। और दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेस के अंदर का द्वंद्व था। अब चूंकि ये, अगर आप ऐसा मानते हैं तो गहलोत जी की बात सफल हो गई, लेकिन साथ में गहलोत जी ने ये भी तो कहा कि नकारा निकम्मा, उसके बारे में क्या हुआ? अभी भी क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, प्रियंका जी ये मानते हैं कि सचिन पायलट नकारा और निकम्मा है? क्योंकि वो तो अभी वापस नहीं हुए। उनकी जो वो ये घोषणा थी कि नकारा है, निकम्मा है, नालायक है, तो अंग्रेजी आती है, बाकी इन्हें कुछ नहीं आता है वगैरह वगैरह, वो वापस हुए क्या? नहीं हुए ना कुछ। वो तो उन्होंने वापस नहीं, बीजेपी करते हुए उन्होंने 1.5 महीना लगा रखा है। इससे देखिए हमको सत्यता को स्वीकारना पड़ेगा। और यहाँ तक आशुतोष जी बात कर रहे थे और एनालाइज कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमारे पास राजस्थान में 10 लोग ऐसे हैं जो वहां मुख्यमंत्री के काबिल हैंगे और जिनका वजनदार 10 नेता है, कम से कम 10। तो हमारी पार्टी वहां पे राजस्थान में हम सत्ता में रहे हैं। राजस्थान में हमारी जमीनी पकड़ कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पिछली बार चुनाव में हम हार गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ हमारी पकड़ कमजोर है। और दूसरा, वहां पे जिस तरह की स्थिति हम देख रहे थे तो हम क्यों इस तरह का काम करते? अब ये तो लेकिन क्या हुआ है कि एक झूठ को 10 बार बोलो तो उसको लोग स्वीकार करने लगते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये हिटलर के जो सूचना मंत्री थे, प्रोपेगेंडा मंत्री, उनका कहना था और कांग्रेस तो उनको मानती है। तो ये बार बार ये कहते रहे और कुछ मीडिया के हमारे साथी उसको खरीदते भी रहे, बिंबाएंगे, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। हमको पता था वहां पे जमीनी हकीकत, लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे तो हर एक चीज को एनालाइज तो किया जाता है। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी होती है जंगल के अंदर, राजनीति देखिए परसेप्शन का खेल है।
इसमें आप इस तरीके के जो तर्क दे रहे हैं ये किसी को डाइजेस्ट नहीं होंगे। नहीं, परसेप्शन की मैं नीरज जी आपको बात बताऊं। हाँ। परसेप्शन जो होता है अगर उसमें सत्यता, आप मुझे बताइए आज जो गहलोत जी बोल रहे हैं, आज जो बीजेपी आज उसको कोई यकीन कर रहा है? सर आप आज ये पूछ रहे हैं लोग कि आप ये निकम्मा आपने बोला था, अब आप कह रहे हैं जी देखिए ये आपने बोला नालायक। इसका लॉजिक शायद वो देंगे जो भी कांग्रेस वाले बोलेंगे, मैं उसका नहीं दूंगा। लेकिन राजस्थान में क्यों, मध्य प्रदेश में आपने ऐसे ऑपरेशन चलाया था, उसमें भी सिंधिया जी ने लीड किया और आप लोगों ने बैकिंग की और हो गया। तो ये क्यों, इसमें क्यों शक होना चाहिए कि राजस्थान में सचिन पायलट कमजोर पड़ गए या और विधायक वो तोड़ के नहीं ला पाए, भंवरलाल शर्मा उधर चले गए, ये क्यों नहीं मानना चाहिए भाई? आप लोग नहीं कर पाए सक्सेसफुल ऑपरेशन। मैं आपको जवाब देखिए, हर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक धरातल अलग होता है, हर राज्य का अलग है, हर राज्य की अपनी संस्कृति अलग है, राजनीति का इतिहास अलग है। तो इसलिए उसकी कंपैरिजन अगर मध्य प्रदेश में हमने बहुत लंबे तक सत्ता में रहे। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की कांग्रेस की लड़ाई अंदर चल रही थी, बिल्कुल तलवारें खिंची हुई थी, वो अलग कहानी थी। यहाँ की कहानी अलग थी। यहाँ पे सचिन पायलट जी के साथ कितने एमएलए थे, आपको क्या पता? हमको नहीं पता था। हम लोग सत्ता में है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है, हमको पता है हकीकत। जितना सचिन पायलट जी अपने लोगों के बारे में जानते हैं उससे शायद बेहतर हम जानते हैं। हमको सब पता था। जब आपको पता है कि ऐसी जमीन जो दलदल है उसके अंदर कोई क्यों जाएगा? लेकिन ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी है, हर जगह शेर की नाते आप जगह, आप जंगल में शेर सूंघता तो रहता ही है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या बुराई है? लेकिन आप ये कहे कि वहां हमने ऐसे ये किया, ये गहलोत जी की थ्योरी है, उसको कोई देश में आज कोई भी नहीं मान रहा है। अरे उस समय जिस तरीके से ईडी सीबीआई पता नहीं कौन कौन एक्टिवेट हो गए थे, अब शांत पड़ गए, क्यों नहीं मान लेते? नहीं धीरे जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। मुझे एक बात बताइए, हाँ। आप बम्बई में रहते हैं और कॉमर्शियल जर्नलिस्ट है, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है, इतनी बड़ी आपकी हैसियत है एज ए जर्नलिस्ट। आप मुझे बताइए, क्या ईडी जो है, ईडी को अगर कल सुबह किसी की रेड करना है, उसके लिए कितने समय की तैयारी होती है? कम से कम 4 हफ्ते की तैयारी होती है। आप पूछ के देखिए, इनकम टैक्स रेड करना, सर टाइमिंग जो होती है ना, राजनीति में उसका खेल होता है। नहीं, राजनीति इसके आप कह रहे हैं 4 हफ्ते की तैयारी होती है। अभी ताज़ा उदाहरण बिहार का ले लीजिए आप, सुशांत सिंह राजपूत की शिकायत की गई, उसके बाद केस जो है दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस से कहा गया कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। बिहार पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही राज्य सरकार को संस्तुति भेजी, राज्य सरकार ने कुछ घंटों के अंदर केंद्र को संस्तुति भेजी और कुछ घंटों के अंदर केंद्र ने सीबीआई को भेज दिया। ये क्या है? इतनी तत्परता कैसे हो गई? सुनिए, हर चीज की टाइमिंग होती है। मैं इस उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, वो टाइमिंग है। नीरज जी सुनिए, पुलिस का आप ईडी से वो नहीं कर सकते। ईडी जो है वो कॉमर्शियल विंग है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए प्रिपरेशन अलग। क्या प्रिपरेशन करेंगे? प्रिपरेशन तो आप जांच के बाद शुरू करेंगे ना, जब उससे कुछ पूछेंगे, उसके डेटा लेंगे तब। ये बहुत इजी कंक्लूजन है कि भाई सरकार कहती है तो वो आपको यही तो कांग्रेस का प्रचार है। ठीक है, अच्छा आशुतोष जी का कनेक्शन जुड़ गया, मैं उनकी बात तो कंप्लीट कराऊं, उसके बाद शहजाद के पास चलता हूं। आशुतोष जी, बीच में आपकी बात रुक गई थी जी, कंप्लीट करें सर। नहीं तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट तौर पर है। दरअसल देखिए, राजस्थान के अंदर बीजेपी इसलिए कामयाब नहीं हो पाई, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का फायदा इसलिए नहीं उठा पाई क्योंकि वहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए उस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। अब नरेंद्र तनेजा जी की बात को भी सुन रहा था। नरेंद्र तनेजा जी क्लासिकल, जब एक आज से कई साल पहले की बात कर रहे थे, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बाकायदा तैयारी करता था और उसके बाद पहुंच के बाद छापे वगैरह की बात करता था। आज की तारीख में तो भोजन तुरंता है, आपको कल छापे डलवाने, अभी वो छापे डाल देंगे। अब मुझे ये महज इत्तेफाक की बात है क्या कि जैसे जब वह सचिन पायलट वहां पे बगावत करते हैं, उसी दिन वहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पहुंच जाता है, इनकम टैक्स से छापे भी पड़ जाते हैं और उसके बाद उनके भाई जो अग्रसेन हैं उनको भी बुलाया जाता है, उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो ये इतनी मासूमियत नहीं दिखानी चाहिए जिस मासूमियत की बात करते हैं। हकीकत ये है कि ऑडियो क्लिप्स अवेलेबल हैं, 3 ऑडियो क्लिप्स अवेलेबल है। अगर उनकी ठीक से जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि किन किन से बातचीत हो रही थी और कौन पैसे के लेन देन की बात कर रहा था जी। राजस्थान में जो एक चीज बिल्कुल नहीं हुई वो ये हुई कि जो खेल बीजेपी खेल रही थी लगभग वही खेल अशोक गहलोत भी खेल रहे थे। अशोक गहलोत ने भी अपना जो ऑपरेशन स्पेशल ग्रुप था उसको एक्टिवेट कर रखा था, जो उनकी पुलिस थी वो भी एक्टिवेट थी, जो एंटी करप्शन ब्यूरो था वो भी एक्टिवेटेड था, वो भी फोन टैप कर रहे थे, वो भी फोनों पे बात को सुन रहे थे। उन्होंने भी अपनी टीम मानेसर भेज दी कि भाई जाके उनसे उनका हमें वॉइस सैंपल लेना है। तो खेल दोनों तरफ से चल रहा था, दोनों तरफ से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा था। अब इस पूरे मामले में अगर वसुंधरा राजे
राजेश सिंधिया ने पूरी ताकत लगा दी होती तो आज खेल बिल्कुल अलग तरीके का होता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये दरअसल कांग्रेस पार्टी की अपनी कमजोरी है, जिसकी वजह से वो सचिन पायलट को आज भी संभाल के नहीं रख पाए। आपने एक सवाल पूछा था, ये युद्ध विराम है या युद्ध खत्म हो गया ना? ये युद्ध विराम है। अभी ये कितने दिन युद्ध विराम चलेगा कह नहीं सकता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में साझा हो ही नहीं सकता। मैं लिखकर आपको देने के लिए तैयार। इनमें से किसी एक को हताहत होना पड़ेगा पूरी तरीके से, उसके बाद ही राजस्थान कांग्रेस की जो स्थिति होगी वो कोई कुछ ठीक ठाक स्थिति पहुंचेगी। अन्यथा इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर फायरिंग होती रहेगी, एक दूसरे के खिलाफ खबरें छपवाई जाएंगी और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी। और ये अंततः साबित ये होगा कि जो आला कमान है वो इसको मैनेज नहीं कर पाया। शहजाद, आप इशारा कर रहे थे। मैं आशुतोष की कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं। मुझे लगता है कि ये पायलट ने अभी प्लेन को सिर्फ एक लेओवर के लिए रोका है, फिर से ये पायलट उड़ान भरेगा। पर मेरा सवाल थोड़ा सा व्यापक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज राजीव त्यागी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल के अलावा उनको जवाब देने में भी मुश्किलात होगी। पर सवाल यह है कि सचिन पायलट जैसा इतना काबिल सक्षम नेता, आप पहले तो आपकी पार्टी से चला क्यों गया? क्यों आपकी पार्टी में, जो मेरी भी पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा कोई भी अगर सक्षम नेता होता है तो उसके लिए जगह नहीं मिल सकती उसे? क्या आप उसे केंद्रीय नेतृत्व में उसको कहीं अकोमोडेट करेंगे? क्या उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी बात की जा सकती है? अगर आपको उसको सम्मान ही देना है भाई, आप उसको वापस से राजस्थान नहीं भेज सकते उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाकर, तो आप कह दीजिए कि भाई उसको हम राष्ट्रीय अध्यक्षता के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या उसको CWC में लिया जाएगा? किस तरीके से उसको अकोमोडेट किया जाएगा? देखिए, ये तो बात सिर्फ ये है कि आज आपने उसको जख्मी कर दिया है, ये जख्मी जानवर की तरह, फिर उसको थोड़ी देर आपने केज में फिर से उसको आने दिया है। पर वो ये जख्मी जानवर है, ये फिर से जब थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा तो ये फिर से वार करेगा, और करेगा ही करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है कि केंद्र में एक पुत्र मोह चलेगा, पुत्र मोह का मॉडल चलेगा, और राज्य में एक दूसरा पुत्र मोह का मॉडल चलेगा। वहां पर जहां पर भी गांधी परिवार के अलावा या गांधी परिवार के कुछ चुनिंदा CWC जिसको मैं कहता हूं, मतलब चमचागिरी वाली कमेटी के अलावा और किसी का वहां पे अब राज नहीं चल सकता इस कांग्रेस पार्टी में। जो चमचागिरी करेगा केंद्रीय नेतृत्व की, वही बस टिक पाएगा। और अशोक, एक बात मैं ये भी कहूंगा, जो उदारवादी लोग हैं जो बोलते हैं कि निजता का अधिकार और तमाम अधिकारों की बात करते हैं, भाई साहब आपने फोन टैपिंग करवा के अपने ही विधायकों की आपने ऑडियो वगैरह ले ली, तो आज जो निजता के अधिकार पर कुर्ता फाड़ने वाले हमारे कई साथी है, लिबरल साथी, वो आज पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का राज्य है। मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती, भारतीय जनता पार्टी तथाकथित रूप से ऑपरेशन कैमल चला रही है, उनको गालियां देते हैं, पर कांग्रेस पार्टी तमाम हथकंडे अपना ले इमरजेंसी वाले, तो उनको क्लीन चिट मिलती है। ये मुझे समझ में नहीं आता। अरे शहजाद भाई, आपने भी मतलब CWC का नामकरण कर दिया, चमचा वाली कमेटी। क्या गजब है, मतलब आप लोग, क्या क्रिएटिविटी है। मतलब चमचा वाली कमेटी है CWC, मतलब चाटुकारिता वाली कमेटी भी बोल सकता था, पर आपका शो थोड़ा सा सम्मानित है इसलिए नहीं बोल पाया। ठीक है। अच्छा, राजीव जी तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, शुभ्रांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ्रांश, बातचीत हो रही है, नहीं जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे वो। देखिए, पता करूंगा कि क्यों नहीं जुड़ पाए। शुभ्रांश जुड़े हुए हैं। शुभ्रांश जी, गद्दार और नकारा फिर से वापस पार्टी में, क्या डील हो गई भाई? नीरज, ऐसा है ना कि नकारा और निकम्मा, सुनिए, नीरज ऐसा है कि नकारा और निकम्मा तो हमारे आपके पिताजी ने भी हम लोगों को 10-10 बार बोला होगा, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी और उसकी गोदी मीडिया दोनों की मजबूरी है कि कांग्रेस बच गया, राजस्थान बच गया, उल्टे खतरे में बीजेपी और उसके एमएलए आ गए। इसके अलावा लगे आप कैबिनेट मंत्री के ऊपर FIR भी दर्ज हो गई। ये जो पहली बार ये जो चाणक्य नीति का फॉर्मूला था ना, ये चाणक्य फेल हो गया बॉम्बे में भी, ये चाणक्य फेल हो गया राजस्थान में भी। मतलब इतना नीचे स्तर का मैंने चाणक्य नहीं देखा था। ये तो चाणक्य की अब बेइज्जती हो रही है। चाणक्य का मतलब वो व्यक्ति था जिसने राजनीति के स्तर और शास्त्र को ऊपर पहुंचाया था, लेकिन यहाँ तो खरीद बेच वाली दलाली होती है। पता नहीं क्यों ये गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी। शुभ्रांश जी, आप जो है बार बार गोदी मीडिया कह रहे हैं, पता नहीं किसको कह रहे हैं। आप इतिहास ठीक से पढ़ते नहीं है सर। दूसरे प्रयास में कर्नाटक ध्वस्त हो गया था,
और मध्य प्रदेश भी ध्वस्त हो गया था। तो बहुत खुश मत होइए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ हाँ। कि लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में भी हुई थी, लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में भी हुई थी। हाँ। पैसे का नंगा खेल खेला मोदी और शाह ने। हाँ। इसके बावजूद अभी बाई इलेक्शन होने दीजिए, अभी पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। आज लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नौकरी पे, रोजगार पे, कोरोना पे। आप बिजी हो सकते हैं सुशांत सिंह की स्टोरी में, लेकिन देश सवाल मांग रहा है। और लोगों ने देखा कि आपने जो भी मोदी एंड कंपनी ने जो ये मशीनरी के द्वारा जो भी प्रदर्शन किया, हाँ। इसका जवाब अभी मध्य प्रदेश बाई इलेक्शन में आपको मिलेगा देखने को। तो बहुत ज्यादा आप भी खुश मत होइए, इंतजार करिए, मध्य प्रदेश में पुनः वापसी हो रही है। शहजाद, पुनः वापसी हो रही है। आज बिल्कुल बाछा खेली हुई है शुभ्रांश। वो कर्नाटका में भी यही कर्नाटका में भी यही कहते थे, वहां पे बाईपोल का क्या हुआ। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने लोकतंत्र का गला किस तरीके से राजस्थान में आपने गला दबाया, वो तो पूरे देश के सामने है भाई। आपने सेडिशन का कानून जिसके खिलाफ आप लगातार बोलते हो उसको लगा दिया, अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर, अपनी विधायकों पर। आपने फोन टैपिंग कर लिए, जो आप कहते हैं कि मोदी साथ फोन टैपिंग और स्नूपिंग कराते हैं, आपने वो भी कर लिया। आपने तो तमाम हथकंडे अपनाए और फिर आप कहते कि हम लोकतंत्र बचा रहे थे, दूसरा कोई लोकतंत्र को मार रहा था। यह पहली बार हुआ है कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी वाली डीएनए का एक मुजाहरा करके ये कह रहे हैं कि इन्होंने लोकतंत्र को इमरजेंसी के द्वारा बचाया। ये मुझे नहीं लगता और कोई इसका ऐसा तर्क दे सकता था। मैं शुभ्रांश राय को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा इस तरीके का तर्क देने के लिए। शुभ्रांश, नहीं शहजाद, प्रॉब्लम आपके लोकतंत्र की एक अलग है। लोगों को आपने बंधक बनाया, हरियाणा में ले जाके 35 करोड़ में खरीदने की कोशिश करी। अरे भैया, अभी संविधान बचा भी है क्या? अभी बचा भी है क्या? ये जो मोदी साहब कर रहे हैं उसमें बचा भी है क्या लोकतंत्र कहीं पे? रही बात ये, आपने सारा पैसे का खेल खेला। बड़े दिनों टीवी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना शुभ्रांश, पार्टिसिपेंट होते थे कि भाई साहब लोग एक दूसरे से खुश। शुभ्रांश, सचिन पायलट वापस आए अपने घरों में और आपकी सारी साख। अच्छा, एक सवाल है आपसे। इंतजार करिए, लोकतंत्र हिंदुस्तान अच्छा, का इतना कमजोर नहीं है शुभ्रांश, कोई गुजराती अपने व्यापारिक मॉडल से ठीक है। अच्छा, एक सवाल शुभ्रांश, हाँ एक सवाल लीजिए, उसके बाद में आशुतोष जी और सचिन पायलट गद्दार, सचिन पायलट, हाँ शुभ्रांश, सचिन पायलट गद्दारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्योंकि अगर वो गद्दारी कर रहे थे तब तो ये बीजेपी पे आरोप लग सकता है। अगर वो गद्दारी नहीं कर रहे थे तब ये आरोप कैसा? मतलब कोई खरीद फरोख्त ही नहीं हुई, मतलब जो भी लड़ाई थी वो ईगो की लड़ाई थी। तो गद्दारी कर रहे थे सचिन पायलट या नहीं कर रहे थे? नहीं, इसका तो बेहतर जवाब शहजाद आपको तहसील दे पाएंगे, क्योंकि आपका और उनका इस विषय पे तजुर्बा अच्छा है। लेकिन मैंने वो निकम्मा शब्द सुना था, मुझे लगता है कि राजनीति में, परिवार में अगर कोई अपने छोटों से नाराज होता है, या हम सब अपने घरों में भी, हमारे पिताजी। ठीक है सर। शुभ्रांश, पॉइंट टेकन सर। अरे उस बात को बार बार रिपीट मत करिए सर, बहुत बुरी तरह से। अरे बार बार रिपीट मत करिए। अब जो है, अब सचिन पायलट की रगड़ाई होगी। ऐसा अशोक गहलोत ने पहले कहा था रगड़ाई हुई नहीं थी, अब रगड़ाई होगी। लेकिन छोड़िए इस बात को नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब मैं इस शो की प्लानिंग कर रहा था शहजाद भाई और आशुतोष जी, तो एग्जैक्टली यही लाइन मैंने कही थी कि देखिएगा जो भी आएगा वो ये कहेगा कि आपके पिताजी ने भी तो कभी आपको निकम्मा, नकारा और पता नहीं क्या क्या बोला होगा। एग्जैक्टली वही लाइन आपने यहाँ पे धर दी। सर, राजनीति में संकेतों का मतलब होता है। शुभ्रांश राय जी, यहाँ बहुत दिग्गज लोग बैठे हुए, आशुतोष जी ने जमाना लगाया इस पे। आशुतोष जी, यही बात है जो आप अभी कह रहे थे, ये युद्धवराम है सिर्फ? देखिए मेरे पिताजी ने तो न केवल मुझे निकम्मा कहा, नकारा कहा, बल्कि चैला लेके पीटा भी है और डंडों से पिटाई की है। तो मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये राजनीति, ये माँ बाप, ये जो है बाप बेटे का खेल नहीं था। यहाँ पे दरअसल सचिन पायलट अशोक गहलोत को अपदस्थ करना चाहते थे, और अपदस्थ करने के लिए उन्होंने कोई भी जो है वो कोशिश छोड़ी नहीं।
अन्यथा ऐसा नहीं होता कि 20 दिन आप जाके किसी दूसरे के घर में बैठ जाएं और वहां पे उनको प्रोटेक्शन मिले और उनकी तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी वो अदालतों के अंदर चक्कर काटे, उनको बचाने की कोशिश करें। तो ये विशुद्ध तौर पर राजनीति का खेल था, महत्वाकांक्षी थे, लेकिन अंततः सचिन पायलट ने इस बात को साबित कर दिया कि उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो उनकी ताकत से बहुत कम थी और राजनीति के चतुर खिलाड़ी साबित नहीं हुए, राजनीति के कमजोर खिलाड़ी साबित हुए। अगर आपको यही सब करना था तो 1 महीने बाद आप वापस कांग्रेस में क्यों लौट कर आए? आपको मिला क्या? आपकी जो डिप्टी सीएम थे वो आपने गंवा दिया, प्रदेश के अध्यक्ष थे वो आपने गंवा दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी जो ताकत थी वो आपने कमजोर कर दी। अन्यथा लोग ये कह रहे थे कि ये वो आदमी है जिसने 2017 के पहले जो चुनाव हुए थे उसमें उसने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था। जो अशोक गहलोत 22 सीट लेकर नहीं आए थे उसको उन्होंने 100 से ज्यादा सीटें दिला दी। तो वो सचिन पायलट की ताकत थी, वो मुट्ठी बंद थी, आज मुट्ठी खुल गई है। आज सचिन पायलट को अपने आप को कांग्रेस पार्टी में दोबारा स्थापित करने के लिए कम से कम एक लंबा वक्त लगेगा। अब वो सपना छोड़ दें कि उनको कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जब तक अशोक गहलोत है, सचिन पायलट कभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। जी, मुझे एक छोटा सा सर यहाँ पे ब्रेक लेना, लौट के आगे तनेजा जी से आपसे पूछूं। देखिए ये सुब्रांश जी हंसी मजाक वाली बात नहीं, जब एक बार गांठ पड़ जाती है ना रिश्तों में तो शक की नज़र से आदमी देखता है। अब सचिन पायलट जी उसी तरीके से कैसे काम कर पाएंगे, ये सब बहुत सारे सवाल है जो हम चर्चा करेंगे और जो आपने सीधा षड्यंत्र का आरोप लगाया जब तनेजा जी से उसका भी जवाब लेंगे। बहुत एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आ रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में और आज बातचीत हो रही है राजस्थान में युद्ध विराम है या युद्ध समाप्ति की घोषणा और सत्य पराजित हुआ है या जीता है, इसी में बातचीत हो रही है। तनेजा जी, स्पष्ट आरोप आपके ऊपर लगाया गया है कि आपका षड्यंत्र फेल और आप जो कोशिश कर रहे थे वो अभी शुभ्रांश जी कह रहे थे सर। मैं सुन रहा था, बड़ा मनोरंजक तरीके से, मैं तो हंसता रहा। दोबारा प्ले करिएगा, बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। वो तो उनको ये भी पता है कितने पैसे दिए जा रहे थे, 35 करोड़ बता दो। 35 करोड़, क्या बात है ना। वो जितने भी गॉसिप कॉलम होते ना अखबारों के, सारे आज उन्होंने पढ़ डाले आपके शो पे। कोई बुराई नहीं है, मनोरंजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न इस बात का, आशुतोष जी ने ये कहा कि भाई एक वजह से नहीं हुआ, जो वसुंधरा राजे जी थी उनकी वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो अपनी अपनी लोगों की थ्योरी है। ये इतना जरूर है कि आशुतोष हमारे मित्र हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी है उसको मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जितने विश्वास से वो कह रहे थे हम पार्टी के अंदर हैं, जितने भी लोग अंदर है कोई सहमत नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो कुछ और है ना। दीवार पढ़ करके बाहर की उससे एनालिसिस हो जाए तो फिर क्या था, फिर हम भी कर पाते। ये मुश्किल होता है। सर अंदर क्या है बताइए ना, फिर अंदर क्या है? जो काडर, नीरज जी, जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां हैं, जो कैडर बेस्ड पार्टी, जिनके अंदर बड़ा लोकतंत्र है, बहुत हर चीज पे हर व्यक्ति को अधिकार होता है, चर्चाएं होती हैं, सब कुछ होता है, ऐसे कोई हमारे यहाँ फैसले नहीं होते। जो पार्टी के लोग सुन रहे होंगे उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। बाहर वाले तो कुछ भी मान के चलते हैं, उनको आप छोड़िए। प्रश्न इस बात का होता है कि अशोक गहलोत जी जो कर रहे थे, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, इतना बड़ा ऑपरेशन था जो फेल हो गया, है ना। इसके पीछे साजिश क्या थी, कौन था इसके पीछे? आप क्या ये कहने को तैयार है, ये कहने का ये प्रयास कर रहे हैं आशुतोष जी के गहलोत जी ने इतना बड़ा जो एक्सपीडिशन किया बिना किसी की शय के, बिना सोनिया जी की शय के, बिना उनकी इजाजत के? सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता। ये सारा खेल, इसकी जो कॉकपिट थी, इसका जो वॉर रूम था वो दिल्ली में था और वो 10 जनपद में था। ये खेल वहां से खेला जा रहा था। और साथ में ये भी है कि उस खेल में कौन कौन परिवार के ही कौन साथ में था? क्या प्रियंका जी साथ में थी? क्या राहुल जी पूरी तरह साथ? सचिन के साथ कौन था? न्यूट्रल थे। सचिन के साथ कौन? यही, हाँ देखिए, जहां तक सचिन पायलट, आप पहले दिन से देख रहे हैं प्रियंका जी बात कर रही थी उनसे, और जो सीक्रेट मीटिंग आज से पहले 2 हफ्ते पहले जो सीक्रेट मीटिंग हुई, कोई सीक्रेट नहीं थी, हम सबको पता था कि मीटिंग हुई है। कहाँ की सीक्रेट? नहीं, गहलोत जी अगर 10 जनपद के या उनके कहने पे उनकी शय पे खेल खेल रहे, तो सचिन किसकी शय पे खेल खेल रहे थे? या सचिन बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हैं, समझ ही नहीं पाए? नहीं, अब मुझे बात बताइए नीरज जी, मुझे कहने में इसमें कोई संकोच नहीं है। आपने कहा बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं, लगता तो ऐसे ही है। आप मुझे बताइए ना, आप जो है युद्ध में जा रहे हैं और आपको चैलेंज किया गया, आपके खिलाफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपके खिलाफ पुलिस भेजी जा रही है। अरे वहां बैठ करके पुलिस को झेलते ना, सामने मीडिया को बुला करके दिखाते ना, कार्ड प्ले करते ना। ठीक है आशुतोष जी, है ना, सचिन जी ये जो कच्चे खिलाड़ी निकले। एक लाइन, हाँ एक लाइन बोलिए। एक लाइन नीरज जी, एक लाइन बोलिए। एक लाइन, इस जो जयपुर में जो खेल हुआ है, इस खेल को समझने के लिए
जो परिवार कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं, ओनरशिप जिनके पास है, जो 3 लोग हैं, उनकी राजनीति को समझना पड़ेगा। सारी कॉन्स्पिरेसी सब कुछ वहां हो रही है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है आशुतोष जी, सचिन कच्चे खिलाड़ी हैं, इन्होंने बीजेपी को भी निराश किया जी और कांग्रेस को भी निराश किया। पुराने मास्टर्स के खेल में फंस गए नए मास्टर्स के साथ। नहीं, सचिन कच्चे आप हमारे को बीच में कहां से ले आए? सर लाना पड़ेगा अभी राज्य, आप बच नहीं सकते हैं। सचिन खिलाड़ी नहीं है जी ठीक है। हाँ, आशुतोष जी, देखिए सचिन पायलट कच्चे खिलाड़ी हैं। अब इसमें किसी को कोई शक रह नहीं जाना चाहिए। सचिन पायलट को ये काम बहुत पहले से सोच लेना चाहिए था कि आखिर होगा क्या। देखिए उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन विधायक उनके पास 18 ही थे। 18 विधायकों के बल पर तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। 18 विधायकों के बल पर आप अशोक गहलोत की सरकार भी नहीं गिरा सकते थे। 18 विधायकों के बल पे आप राजस्थान के अंदर एक तीसरी पार्टी भी नहीं बना सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि जब आप कहीं बगावत करते हैं या कहीं हमला करते हैं तो आपको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। उसका आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने इसका एनालिसिस नहीं किया। और मैं बता दूं, ये सचिन पायलट की दिक्कत नहीं है, बुरा ना माने सचिन पायलट अगर बात को सुन रहे हो तो मेरी बात का बुरा ना माने, मैं सिर्फ एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। दरअसल उनके पिताजी थे जो राजेश पायलट, वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। और जब वो नरसिम्हा राव की कैबिनेट में थे तब भी ये माना जाता था कि एसबी चौहान जो गृह मंत्री हैं वो एक तरीके से उनको बाइकपास करके सीधे नरसिम्हा राव को रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक दिखाता है कि परिवार के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है लेकिन पेशेंस कम है। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को अभी और पेशेंस रखना चाहिए था और सचिन पायलट को ये तय करना चाहिए था कि उन्हें कब हमला करना जी। इस विषय पे हमने कम से कम 4 शोज किए हैं और कम से कम 3 शोज में आप इससे पहले आ चुके हैं। तब आपने ये बात नहीं की थी कि ये परिवार महत्वाकांक्षी है और उसको थोड़ा पेशेंस रखने। तब आप ये कह रहे थे कि जो पेशेंस है वो तो है लेकिन युवाओं को वहाँ पे समुचित स्थान नहीं मिलता है और उनके साथ नाइंसाफी हुई इसलिए परिणाम हुआ। आज आप दूसरी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैंने जब शुरुआत हुई थी, मुझे याद पड़ता है आपके प्रोग्राम के अंदर कि 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजस्थान में सचिन पायलट थे। उनका पहला हक था वहां के मुख्यमंत्री बनने का। हाँ। उस हक को, उस थाली को उनके सामने से जब खींचा गया हाँ। तो जाहिर सी बात है वो घायल हुए। हाँ। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, जो मैंने कहा। मैं अभी भी मानता हूं कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री 2017 में बनाना चाहिए, नहीं बनाया, वो सारी क्राइसिस की जड़ उसमें है। अब क्यों नहीं बनाया, किसने नहीं बनाया, वो एक अलग विषय है। आज की तारीख मेरा ये कहना है कि कभी कभी आपके सामने से थाली खींच ली जाती है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप आगे बढ़कर उस थाली को अपने तरफ खींच लेना चाहते हैं या आप थाली को अपने पास आने का इंतजार करना चाहते हैं। मुझे लगता है जैसे इस तरीके के उदाहरण अतीत में है, जब शरद पवार ने 1976 के अंदर उन्होंने 36 साल की उम्र थी और उन्होंने आगे बढ़कर थाली खींच ली और अपने बल पर सरकार बनाई, या AK एंटनी ने 77 के अंदर कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर भी बहुत कम उम्र मुख्यमंत्री बने थे। ये काबिलियत सचिन पायलट नहीं दिखा पाया आज की तारीख में। शहजाद देखिए, आशुतोष की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, पर देखिए ये बड़ी गलत चीज है कि महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार केवल एक प्रथम परिवार को हो सकता है, चाहे वो चुनाव लगातार हारता रहे, अमेठी की सीट भी हार जाए, लगातार 30 चुनाव हारने के बाद भी उपाध्यक्ष के बाद वो अध्यक्ष की तरह ताजपोशी उनकी हो सकती है। अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय चुनाव हार जाए तब भी उनकी मां बैठ जाएगी और तब तक गद्दी को वार्म रखेगी जब तक कि वो बेटा वापस से तैयार नहीं हो जाता उनके मनाने। वो CWC जिसका मैंने वर्णन किया, वो CWC थाली लेकर जाएगी, आ जाइए राहुल जी, आ जाइए राहुल जी, फिर उसको वापस से मना कर ले आएगी। तो उनको वो महत्वाकांक्षा रखने की पूरी छूट है। पर कोई अगर पार्टी को 23 से 100 तक ले जाने का काम करता है, 5 साल कड़ी मेहनत राजस्थान में करता है, तो क्योंकि वो सचिन पायलट है, उसका नाम सचिन गांधी नहीं है, तो उसको वो महत्वाकांक्षा रखने की इजाजत नहीं है। ये देखिए दरअसल क्या हो रहा है, गुड कॉप बैड कॉप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, गुड कॉप बैड कॉप। बैड कॉप थे अशोक गहलोत, पर वो गुड कॉप बन रहे थे गांधी परिवार। और गांधी परिवार एक और उसूल पे चलता है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट एनिमीज क्लोजर। उनको पता है कि अभी सचिन पायलट को छोड़ देने की बारी नहीं आई है। वो सचिन पायलट को अपने पास इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो सचिन पायलट को भी जाने देंगे तो उनके ऊपर वो तोहमत लगेगी कि भाई एक और नेता आपके हाथ से छूट गया, तो इसलिए उन्होंने अभी अपने पास ही रखा है। पर वो क्या सम्मान देंगे सचिन पायलट को, मुझे बताइए ना। आज की तारीख में सचिन पायलट को क्या प्रॉमिस किया जा रहा है? अरे वो कह रहे पिता पुत्र का रिश्ता है, नकारा नकमा पिता पुत्र के रिश्ते में। भाई पिता तो कह रहा है इंटरव्यू में
कि मैं जहर का घूंट पी रहा हूं। अब मतलब बेटे को लेते समय कोई पिता ये कह दे कि भाई जहर का घूंट पीकर मैं वापस ले रहा हूं, तो भाई कौन सा बेटा जाना चाहेगा उस घर में वापस? तो ये केवल और केवल इतना है कि इसका जवाब मैं सुब्रान से लेता हूं। सुब्रान जी, और सचिन पायलट की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। बिना इधर उधर की बातें किए हुए सुब्रान जी ये बताइए डील क्या हुई, मतलब किस बात पे बात खत्म हो गई, समझौता हो गया? नीरज जी इधर उधर की बातें नहीं करके बिल्कुल सीधा सीधा जवाब देते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आपके बस का नहीं है कॉमेडी करना, लेकिन आप देश को फिर इसीलिए मैंने कहा इधर उधर की बातें नहीं। अब सीधे सीधे सवाल बताइए। मैं आपकी बात पे आऊंगा। हाँ। सवाल ये पैदा होता है कि बिना दूल्हे के बाराती बनने का काम राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पुनिया साहब क्या कर रहे थे? बिना दूल्हे के बाराती बनने का काम ये सारी मशीनरी बैठ के गुड़गांव में क्यों कर रही थी? आपके लिए अंगूर खट्टे हैं सर, आप बदनाम हुए हैं। आपका चेहरा लोगों के सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही चाल चरित्र और चेहरा है लोकतंत्र को बर्बाद करना और लोकतंत्र के चुने हुए अब आप बता दीजिए। अच्छा, अब आपने ये जो बयान आप दे रहे हैं ये ठीक है, मैं चलिए तनेजा जी से भी जवाब ले लेंगे इस पे। क्या डील हुई है, क्या ऑफर किया गया सचिन को, किस बात पे मान गए, कौन सा उनका आत्मसम्मान वापस लौटा, ये बताइए। सच बोलने से, लेकिन मैं बोल सकता हूँ हाँ। ये ज्ञान नहीं है, ये न्यूज है। कलयुग से क्या हो गया? डील क्या है ये बताइए ना, समझौता क्या हुआ है? अब आइए, अब सचिन को क्या मिलेगा? एक और बात देखिए, ऐसा है कि जो आपने कहा था कि शो आप डिजाइन करते हुए आपके सामने शब्द आएगा, तो उसी हिंदी की शब्दावली में कहा गया है कि लोग परिवार में एक दूसरे के साथ सुनकते हैं, गुस्सा। अरे वो सब मान लिया भाई, कभी कोई गुस्से में मान लिया कि आप अपने को नकारा गद्दार जो भी कहें मैं सब स्वीकार है, ठीक है। अब बताइए वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे सुब्रान जी, मेरे पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि वो किस लिए नाराज थे और किस लिए खुश हो गए हैं। उनके सर पे बैठ के तांडव कर रही है कोई जवाब? उनके कोई देखना चाहिए, उमा भारती उनके सर पे बैठ के तांडव कर रही है कोई जवाब? कल्याण सिंह एक वक्त में उनके सर पे बैठ के तांडव करते थे, है कोई जवाब? राजनीति में अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ है, आपका। अरे 5 उठा लीजिए आप, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, किस लिए नाराज थे, किस लिए मान गए हैं? तो एग्जाम्पल दोनों तरफ है नीरज जी। अरे सुब्रान जी, आप भी मतलब ना इधर उधर की बातें करने में बड़ा माहिर हो गए आप, मतलब वो जो चलता टाइप की डिबेट नहीं करते हम लोग यहाँ पे। मैं सिर्फ पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किस लिए नाराज थे और किस लिए वो खुश हो गए, ये बता दो आप खाली। यह आपने सुना नहीं, महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। हो सकता है कि उनकी कोई चीज होगी जिसको मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे होंगे। लोकतंत्र में नाराजगी का अधिकार है। सब लोग बीजेपी जैसे तो है नहीं कि जब दिल किया किक मार दिया, कोई सुषमा जी का टिकट कट गया। अरे ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते ना, स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहते आप, तो इसीलिए ये युद्ध विराम जो आशुतोष जी ने कहा है वो मान लीजिए आप, क्योंकि आपके पास स्पष्ट जवाब नहीं। ठीक है, जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अरे छोड़िए ना सुब्रान जी, इन सब बातों का कोई टेक अवे नहीं है कि कौन नाराज है कौन नहीं। छोड़िए, अब महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल तनेजा जी, आशुतोष जी, शहजादी सबसे है, एक एक करके जवाब दीजिए। पहले तनेजा जी आप बताइए, क्या ये जो बहुमत साबित करने की बात शुरू में रखी गई थी, अगर राज्यपाल जी मान लेते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, कुछ हो सकता खेल हो जाता, या गलती कर दी आप लोगों ने उस समय नहीं माना? हम कैसे? अरे उन्होंने कहा था मुझे बहुमत साबित करना, राज्यपाल जी स्वीकार कर लेते, बहुमत साबित का खेल होता फिर सदन के अंदर। राज्यपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं। अब देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं नहीं कि मैं हर चीज का जवाब इस तरह से दूंगा। आप देखिए, यहाँ पर बात हमको असली बात आशुतोष जी ने कहा युद्ध विराम है, कोई युद्ध विराम नहीं है, युद्ध जारी है। ओके, मतलब अभी खेल बाकी है? नहीं, अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके की सारा कुछ चल रहा है, जो आप बार बार मैं वही कह रहा हूँ, जो उनकी कॉकपिट है, हाँ। जहाँ पे ये 3 लोग मुख्य लोग हैं, उनमें आपस में युद्ध हो रहा है। ये वहां पे जयपुर के अंदर उसका एक मैनिफेस्टेशन था, अन्य जगह पे भी वो चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है ना। तो ये उसका मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि अंदर युद्ध चल रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, कौन सी दिशा लेनी चाहिए। आपने देखा कहीं, जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर जी के मसले पे देखा, प्रियंका जी आई, कांग्रेस का कोई वक्तव्य नहीं आया, रीट्वीट करना कोई मैसेज नहीं होता। जब समझ में आया राहुल जी को लगा, तो शाम को किसी ने कहा होगा अरे भैया कर दो, तो उन्होंने शाम को उठे आप थोड़ा वो करके करा दिया। प्रश्न इस बात का है कि जो ये अंदर है, जो मैंने ये कहा, सचिन पायलट जी
अपनी एम्बिशन लेकर के आ गया है। पॉलिटिक्स में एम्बिशन रखने में कोई बुराई नहीं होती। अगर एम्बिशन नहीं है तो फिर जाके साधु संत बनिए आप वहां पे किस लिए आए हैं? और आप ही ने पार्टी सचिन पायलट ने मतलब इससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी और आप लोग नाराज हैं सचिन से कि सचिन ने इतना कच्चा खेल क्यों बनाया। आप 2 बार बात कह चुके हैं। नहीं 100% ये है कि आप नाराज हैं सचिन ने ऐसा गेम क्यों किया। नहीं नीरज जी, देखिए ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, आप करते रहिए। तो ये इसमें कोई, देखिए यहाँ पर बात मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि कांग्रेस के अंदर, राजस्थान के अंदर नहीं तो ये बात आपने 40 दिन पहले कह दी होती कि सचिन बहुत कच्चा खेल खेल रहे हैं, हार जाए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब आप नहीं कह रहे थे ये, तब तो आप कह रहे थे हाँ उनको हक मिलना चाहिए, एम्बिशंस रखना चाहिए, तब आप सब ये कह रहे थे। तब भी आप कहते हैं भाई सचिन गड़बड़ खेल खेल रहे हैं, हार जाएंगे इसमें, तब ये बात नहीं कह रहे थे। हम तो आपके शो में मैंने 3 दफे कहा है कि कांग्रेस पार्टी में गहलोत जी तो 22 सीट पर निपट गई थी सारी कांग्रेस। नहीं आपने ये कहा था क्या कि सचिन का खेल कच्चा है तब? नहीं अंदर जो इन लोगों का जिस हिसाब से सब कुश्ती इनकी चल रही थी, नाम बीजेपी। ठीक है, अच्छा आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी मेरा सवाल वही आपसे भी कुछ और थी कि क्या बहुमत साबित करने का अगर वो एक अपॉर्चुनिटी होती तो शायद कुछ खेल में इंटरेस्ट बनता? देखिए इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, इसका जवाब ना भी हो सकता है। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं 2014 में अगर किसी को आप बहुत टाइम बाई करने में दे देते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर आपने टाइम बाई करा दिया किसी को, तो फिर आप मान के चलिए 50% गेम आपने लूज कर दिया है। और यहाँ पे बड़ी गलती सचिन पायलट की खेमे से या उनके पीछे जो लोग थे उनकी ये हुई कि उन्होंने टाइम बाई का बहुत वक्त दिया उनको। जी अब बोलिए सर। देखिए ये मेरा मानना था कि ये जो राज्यपाल महोदय जो फौरन तैयार नहीं हो रहे थे, दरअसल ये उनकी कमजोरी थी। कमजोरी इसलिए थी क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि उनके पास इतने विधायक नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार को गिरा सके। अगर उतने विधायक उनके पास होते, सचिन पायलट के पास होते या बीजेपी मैनेज कर लेती, तो निश्चित तौर मान लीजिए कि फिर अशोक गहलोत को 14 दिन का समय नहीं दिया जाता। और ये अशोक गहलोत जबकि प्रेशर बार बार डाल रहे थे कि भाई मैं विधानसभा का सत्र बुलाइए, विधानसभा का सत्र बुलाइए, और राज्यपाल पीछे हट रहे थे। तो राज्यपाल क्यों पीछे हट रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास एक फीडबैक रहा होगा या बीजेपी की तरफ से उनको फीडबैक दिया गया होगा कि भाई अगर आप इस वक्त बुला लोगे तो अशोक गहलोत की सरकार नहीं जाएगी। और पूरा खेल क्या था? पूरा खेल अशोक गहलोत की सरकार को गिराना था। पूरा खेल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना नहीं था। तो अगर अशोक गहलोत की सरकार गिर जाती, जैसे कि कुमारस्वामी की सरकार गई, जैसे कि कमलनाथ की सरकार गई, तो वहां पे बीजेपी की सरकार बनती। लेकिन बीजेपी की सरकार बनती तब जब अशोक गहलोत की सरकार जाती। तो ये इनकी कमजोरी थी। अब ये कांग्रेस पार्टी ने मैनेज कर लिया कि अब 11 तारीख के पहले यानी आज के पहले अगर उन्होंने सचिन पायलट को मना लिया तो एक तरीके से उन्होंने जो हारा हुआ मैदान था उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जीत लिया एक तरीके से उन्होंने। शहजाद वही सवाल आपसे भी है। देखिए क्योंकि आखिरी कमेंट है तो मैं आपसे एक बार नीरज जी माफ़ी भी चाहूँगा कि मुझे लगता है आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर पर अब तक दबाव आ गया होगा कि आपने शहजाद को बिठाया, तब तक कांग्रेस के लोग नहीं बैठ पाएंगे मेरे साथ डिबेट में। बहरहाल ये आगे खुलासा होगा आपके पास, पर मैं आपसे उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि मेरे होते हुए। देखिए और प्रॉब्लम यही है, सहिष्णुता की कमी और मेरिट से सोशल डिस्टेंसिंग कांग्रेस की फितरत बन चुकी है, और कांग्रेस की फितरत के चलते ही आज ये पूरी स्थिति निर्माण हुई जिससे कि सचिन पायलट जैसे काबिल नेता को वो पहले ही अकोमोडेट नहीं कर पाए, जो आशुतोष जी बोल रहे थे। दूसरी बात, ये कितने दिन तक ये सिस्टम मैनेज करके रखेंगे ये भी एक अलग बात है। पर हाँ, ये बात भी मत समझिए कि बीजेपी ने हर एक एक्स कांग्रेसी का ठेका उठाकर रखा है कि वो उनके करियर को बनाने के लिए बीजेपी आगे आएगी और सबका समर्थन करती रहेगी। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। वो कोई एनजीओ नहीं चला रही है। बीजेपी को जहां लगेगा कि उसका हित है वहां पे वो एंट्री करेगी, जहां पे उसको लगेगा कि एक पॉइंट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे वो वहां पे पीछे हो जाएगी। तो बीजेपी से ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई बीजेपी ने साथ नहीं दिया इसलिए सचिन पायलट का जो है मतलब रिवोल्ट जो है अधूरा रह गया। सचिन पायलट को खुद की लड़ाई अब खुद ही लड़नी पड़ेगी। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी ये मेकअप हुआ है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मेकअप होता है, पर एक बार ब्रेकअप हो गया उसके बाद कितने दिन ये मेकअप चलेगा, ये तो अब मैं आपको कह सकता हूं कि कई दिनों तक नहीं चल पाएगा। आगे जाकर ये जो है स्प्लिट विला में तब्दील होगा ही होगा। अब सचिन पायलट कहां जाएंगे उसके आगे वो वक्त ही बताएगा, पर स्प्लिट विला की ओर चल चुके हैं हम लोग। जी सुब्रांश जी। देखिए मैं शहजाद की बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। बिल्कुल सत्य है जी, क्योंकि वो अक्सर नींबू निचोड़ के नींबू को फेंक देती है। ये क्लियर है, ये लोगों ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में देखा है, और शायद हर किसी को अपने वजूद और भविष्य की चिंता है। रही बात ये जो शहजाद जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य साहब। रही बात की जो चीज मैनेज नहीं, लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम कही है या अपने वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र के द्वारा करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि 17 में मोहरों के दाव उल्टा पड़ जाते हैं। अब आज आप जितनी भी लीपापोती आप कर लो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक तो कम से कम टीवी पे सच बोलते हैं, आप तो आकर झूठ बोलते हो। जितनी भी मैनिपुलेशन कर लो, देश ने देखा कि बीजेपी सत्ता के मद में पैसे के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, ईडी के द्वारा सत्ता का चीरहरण करती है, और फिर आप आकर टीवी पे जो झूठ बोलना चाहो बोल, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात है, भाजपा ने अच्छे झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं की टीम बना रखी है, आप मैनिपुलेट करिए, लेकिन एक सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो सच को सच का आईना दिखा देती है। आपको देना ठीक पड़ेगा। है, इंतजार करिए, देखिए। ठीक है, शुक्रान। बोलिए तनेजा जी, बोलिए। असभ्य लोगों को बुलाए तो मुझे मत बुलाया करिए, ऐसे असभ्य लोगों को आप बुलाए तो हम लोगों को मत बुलाइए। अरे तनेजा, ऐसी पर्सनल टिप्पणी मत करिए सर। जिस तरीके नहीं आप जवाब दे दीजिए ना उनको, जो भी आप कहना चाहते हैं। नहीं अब सजाद का दर्द और आपका दर्द एक जैसा हो गया तनेजा जी। असभ्य लोगों को आप सजाद का दर्द और भाषा आपका का प्रयोग दर्द नहीं, एक जैसा हो गया चीखना है। चिल्लाना, चीखना। आप कांग्रेसी है ही नहीं, आप झूठे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुब्रत जी रुकिए भाई, मैं एक एक करके जवाब दीजिए ना, ये एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सुब्रत जी शांत हो जाइए। फरेबी लोगों को मत बुलाया करिए। बोलिए तनेजा जी, बोलिए। लोगों को मत बुलाया करिए। और ये फरेबी झूठे लोगों को आप बुलाते, ठीक बहस नहीं होती है। तनेजा जी, अपनी बात रखिए ना, आपको मैं समय दे रहा हूँ। पर्सनल कमेंट नहीं, अपनी बात रखिए जी। इस तरह के घटिया लोगों से हम बात नहीं रखते हैं, हम बात करते ही नहीं है ऐसे घटिया लोगों से। आप क्या बात करेंगे ऐसे लोगों से? ये घटिया लोगों से हमारा कोई मुकाबला नहीं होता, हम कभी ऐसे लोगों से मिलते भी नहीं है। आपने चैनल को बुला के बताइए, और आकर के जो आप देख रहे हैं इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं और आप इसको चला रहे हैं, इस तरह की ये आपका होगा, ऐसे लोगों से हम बात नहीं करते हैं। शो समाप्ति की घोषणा करता हूँ मैं। समय खत्म हो गया है, आप लोग आपस में से लड़ते रहे, अपनी बात